वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो को आगे बढ़ाते हैं। यूपीआई स्कैम्स और फ्रॉड्स की हम बात करते हैं और जब से ही हम देख रहे हैं कि यूपीआई का चलन देश में बढ़ता जा रहा है और रोजाना इसको लेकर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इसके जरिए जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, नया नया रिकॉर्ड जो है वो स्थापित किया जा रहा है। एक तो इसके एक्सेप्टेंस को लेकर बढ़त हो रही है, लेकिन साथ ही जो स्कैम्स और फ्रॉड्स हैं यूपीआई के चलते या यूपीआई को लेकर वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। किस किस तरह से आपको टारगेट किया जा रहा है, किस किस तरह के फ्रॉड सामने आ रहे हैं, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। राहुल त्यागी, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी, मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। लगातार आपसे फ्रॉड्स और स्कैम्स पर बात होती रहती है। यूपीआई स्कैम ये कोई नया मुद्दा तो है नहीं, लगातार इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी हद तक जो है इसके स्कैम्स के तरीकों को भी उजागर आपने भी किया है। मुझे ये बताइए कि यूपीआई को लेकर जो स्कैम्स लगातार हो रहे हैं उनमें सबसे आम तरह के स्कैम्स या फ्रॉड्स कौन कौन से हैं? इसमें भी क्या अलग अलग तरह के स्कैम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल कविता, एक मैं लेटेस्ट स्कैम आपको बताऊंगा। आज से 2 वीक्स पहले हमारे किसी नॉन के साथ हुआ। वो 2 सिस्टर्स थी, उनकी छोटी सिस्टर जो जो वर्क करती है, उनको एक एसएमएस आता है कि उनके एचडीएफसी अकाउंट में इतने डिपॉजिट हो गया है। तो जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपके कोई बैंक ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो आपको एक एसएमएस आता है AD-HDFC या ICICI, 4 नंबर का एक अक्षर होता है। तो उसी से मिलता जुलता एक उनको आया और उसके अंदर लिखा था कि एक्स एक्स अमाउंट, क्योंकि आपके जो उस एसएमएस में पूरा बैंक अकाउंट नहीं लिखते, सिर्फ कुछ लेटर लिखते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस टाइम पे वो ट्रांजेक्शन हुआ है। उसी टाइम पे उनको एक कॉल आता है और उस कॉल के ऊपर उनको बोला जाता है कि आपकी बड़ी बहन ने मुझे पैसे देने के लिए बोला था, गलती से ये ज्यादा आ गए हैं, आप मेरे को आधे वापस कर दीजिए। अब जो लड़की होती है वो बैंक अकाउंट ऐप में जाए बिना वो एसएमएस को देख के उनको वो ट्रांसफर कर देती है यूपीआई के थ्रू। अब इसके अंदर भी उन्होंने फिर जब वो चला जाता है पैसा तो उनको लगता है कि शायद ये फ्रॉड हो गया। उन्होंने बोला हम आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। वो बोलते हैं आपको पैसे लेने के लिए आपको एक एसएमएस आएगा और अगर आपको एसएमएस आता है उसको रिसीव करने के लिए आपको एक ओटीपी पिन भरना पड़ेगा। अब यूजर्स को उनको नहीं पता था कि जब भी हम कोई यूपीआई पेमेंट रिसीव करते हैं हमें कोई पिन भरना नहीं पड़ता। तो एक पहले फ्रॉड हुआ एसएमएस को देख के, दूसरा पैसे लेने के चक्कर में वो और हो गया। ये टोटल ऑलमोस्ट 70,000 रुपए का उनको वहां पे लॉस हुआ उस फैमिली को। नाउ उनकी हेल्प की हमने और अभी उन्होंने रेज कर दिया है। बट बैंक वाले बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपकी इग्नोरेंस थी, बिकॉज आपने फोन करके उनसे लिसन करके उनकी बातें करके आपने खुद पिन दिया, खुद चीजें दी, तो वो थोड़ा पल्ला झाड़ने की कोशिश में है। बट मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक अगर पैसा आता भी है तो पूरा नहीं आएगा, कुछ बैंक रखेगा अपना बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, तो कुछ शायद उनको मिल भी जाए। तो ये एक नया स्कैम जो है वो ज्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग एसएमएस जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो आप या कुछ भी करते हो तो ऑटोमेटिकली एसएमएस आता है। बट लोग ये भूल जाते हैं कि एसएमएस फ्रॉड भी हो सकता है। तो हमेशा आप अपनी मोबाइल ऐप से भी चेक करिए कि आप पैसा एक्चुअली में भी कटा है या आया है, रेदर देन आप सिर्फ एसएमएस पे डिपेंडेंट रहे। मुझे ये बताइए, फेक यूपीआई को लेकर भी कुछ स्कैम्स आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यूपीआई देखिए, प्रॉब्लम क्या है, यूपीआई जिस जिस स्पीड से बढ़ा है, आई थिंक जिस लेवल की अवेयरनेस होनी चाहिए थी वहां पे काफी हद तक कंपनियां और आई थिंक गवर्नमेंट उस लेवल पे प्रमोशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर पाई। जी देखिए, एक होता है कन्वीनियंस और एक होता है आपकी सिक्योरिटी। तो पहला जो सारी कंपनियों का और गवर्नमेंट का जो ये प्रभाव था वो था कन्वीनियंस को उजागर किया जाए, लोगों को इसको इसको यूज करने के बारे में बताया जाए। बट आई थिंक काफी काफी हद तक अब यूपीआई के अंदर जो स्कैम आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्यादा वरी मुझे एंड्रॉयड वाले लोगों के लिए है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर आप पायरेटेड एप्स की बात करें तो एंड्रॉयड यूजर्स की पायरेटेड कंजम्पशन बहुत ज्यादा है इंडिया में, और ये क्रिमिनल्स को भी पता है। तो फॉर एग्जाम्पल एक जैसे एक बूढ़ा कपल है, उनको बोला जाता है आपकी पेंशन के अंदर 5% की बजाय हम 7% आपको पेंशन फंड्स का इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके लिए आपको ये कंपनी की ऐप भी डालनी पड़ेगी। और जैसे ही वो आप वो ऐप डालते हो, और वो ऐप कोई भी हो सकती है, उन बेचारों को नहीं पता होता, जैसे एनी डेस्क है जिससे आपका मोबाइल का रिमोट एक्सेस चला जाता है। तो जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, पिन भर रहे होते हैं किसी अमाउंट के लिए या कुछ भी, या पासवर्ड भर रहे होते हैं, क्रिमिनल आपकी पूरी स्क्रीन देख रहे होते हैं। तो जैसे ही आपने अपने यूपीआई का पिन भरा,
ओटीपी लेने के बाद वो रेप्लिकेट कर लेते हैं, आपका भीम हो गया या आपका कोई पेटीएम हो, कोई एप्लीकेशन जिस जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, उनको आपका यूपीआई पिन पता लग गया। जैसे ही आपका अकाउंट टेक ओवर करके उन्होंने आपका यूपीआई यूज करना स्टार्ट किया, अब आप उन्होंने आपका पिन देखा हुआ और वो कहीं पे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो रिमोट एप्लीकेशंस हैं, ये ना ही सिर्फ आपके पिन कोड करते हैं, ये कई बार आपका यूपीआई का पिन भी चेंज कर देते हैं बाद में। जैसे यूपीआई मोस्टली अगर आप भीम नाम की ऐप का देखें उसका चलन, वो पहले आपका ऐप खोलने से पहले आपका एक पिन देता है और पेमेंट करने के से पहले आपको एक पिन मांगता है। लोग ये दोनों पिन सेम रखते हैं, तो जो क्रिमिनल होता है वो यूजुअली इसको स्प्रे करने की कोशिश करता है कि अगर ये 4 डिजिट का पासवर्ड एप्लीकेशन ओपन करने पे है तो 4 ही डिजिट का पासवर्ड आपका होगा इसके लिए। सो आई थिंक यूजर्स को इन चीज का ध्यान देना चाहिए। और अभी के लिए जो एनी डेस्क मैंने आपको बताया, कोई भी अगर बैंक का एम्प्लॉय या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज का एम्प्लॉय अगर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता है मोबाइल पे, वो 100% फ्रॉड है। उससे आपको बच के रहना है, क्योंकि उसके बाद ना ही यूपीआई, बाकी और भी जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर वो यूपीआई में कोई भी अगर आपको फोन पे ट्रांजैक्शन के टाइम पे पैसा रिसीव करने के लिए यूपीआई का पिन मांगता है, वो आपने कभी नहीं देना है। राहुल, साथ ही क्यूआर कोड भी है जिसके जरिए स्कैम्स होते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्यूआर कोड फेक है या सही है? ये देखिए, अगर आपने नोटिस किया होगा अभी कि आजकल अगर आप पेटीएम पे फॉर एग्जांपल कोई क्यूआर कोड स्कैन करते हैं या कोई नंबर भरते हैं, ऑटोमेटिकली वो उसका नाम दिखा देता है आपको, जैसे आपने कोई नंबर भरा है। वैसे ही जब आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, अगर मैं एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूँ या किसी और जगह पे कर रहा हूँ, तो उसका जो वेरिफिकेशन है, वो नाम जो वेरिफिकेशन है, जो कंपनियों का नाम होता है, वो दूसरे या कोई आम बंदा नहीं ले पाता। तो वो डिफरेंशिएशन जो ब्लू टिक होता है वहां पे कि ये इंडियन ऑयल का ही क्यूआर कोड है, वो जो आपको वो उसका ध्यान रखना है। तो जैसे अगर मेरा नाम राहुल, अगर मेरे को कोई पैसे दे रहा है तो वहां पे वेरिफिकेशन आ जाता है कि ये नंबर ये नाम का है। बाकी लोगों के नाम डिफरेंस सेम हो सकते हैं, बट कंपनियों के यूजुअली नाम सेम नहीं होते। और जो अकाउंट जो क्यूआर कोड है वो उस कंपनी के नाम पे रजिस्टर हुआ होता है। और अगर आप नोटिस भी करेंगे तो वहां पे जो उसका ब्लू टिक होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का रोल होगा। पर वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, या अगर आप किसी का वीपीआई भी ले रहे हो, जब आप एड्रेस डाल रहे हो अपने यूपीआई पर, तब उसको उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, तब भी आपको इसको फॉलो करना चाहिए। राहुल जी एब्सोल्युटली। सो आई थिंक लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने अपने दोस्त को पेमेंट की है या किसी आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को लास्ट टाइम किसी क्यूआर कोड से पेमेंट की थी, और पेटीएम क्या करता है उसकी हिस्ट्री रखता है। तो जब भी आप सेम इंसान को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको नोटिस करिए उससे पहले आपकी ट्रांजेक्शन विजिबल होंगी। और ज्यादातर क्यूआर कोड को पकड़ने की, जैसे अगर मैं एक ही पेट्रोल पंप पे जाके इस क्यूआर कोड स्कैन करता हूँ, तो लास्ट टाइम जहां मैंने गया था तो वो सारी डिटेल मेरे पेटीएम में वही डिटेल्स आएंगी। लेकिन अगर वो नया क्यूआर कोड है तो वो फ्रेश पेमेंट स्टार्ट होगी। तो यूजुअली जो जिन लोगों का पहली बार पेमेंट कर रहे हैं, और क्यूआर कोड कोशिश करिए तो आपके मोबाइल फोन के थ्रू क्यूआर कोड आते हैं। कोई भी बंदा बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपको मोबाइल के ऊपर क्यूआर कोड देने से बचेगा। वो बेटर करेगा आपको यूपीआई आईडी दे या कोई आपको वो दे। कोई भी रेप्यूटेड कंपनी क्यूआर कोड आपको नहीं देगी मोबाइल पे, जिससे आप व्हाट्सएप पे भेज के आप बोले आप पेमेंट कर दीजिए ऐसे। हाँ, सर्विसेज कंपनीज अगर उनके नीचे जाएं हम थोड़ा, कोई छोटी कंपनियां वो मे भी दे सकती हैं, बट एज अ प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिटी ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है बड़े बैंकों की या बाकी और भी किसी कंपनी की जहां पे आपका पैसा जाने की संभावना ज्यादा है। तो कोशिश करिए क्यूआर कोड की बजाय यूपीआई आईडी से देखिए, और यूपीआई आईडी को कंफर्म करिए कि ये वेरीफाइड है, क्योंकि उसके ऊपर ब्लू टिक लगा होगा कि हाँ ये वेरीफाई किया गया है, इन्होंने अपना केवाईसी भरा है एंड ऑल, और ये किसको बिलोंग करता है। कई बार लोग क्या करते हैं, कंपनी के नाम पे हम पेड करते हैं, बट जब वो यूपीआई भरने की कोशिश करते हैं वो किसी इंडिविजुअल का नाम आ रहा होता है। तो जल्दी जल्दी भरने की बजाय, और अगर आप देखें हर यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो भीम हो चाहे वो कोई भी हो, अगर आप अपना @यूपीआई आईडी डालेंगे, या तो आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं या पहले आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिए होते हैं। ज्यादातर लोग सीधा पेमेंट करने की कोशिश करते हैं और जल्दी जल्दी में पेमेंट कर देते हैं। पहले आप वेरीफाई करिए कि ये यूपीआई आईडी
किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस इंडिविजुअल को बिलोंग करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपसे पेमेंट ले रही है बट वो किसी इंडिविजुअल के नाम पे निकल रहा है अकाउंट, वो डेफिनेटली देन फ्रॉड है। और मे बी उस बंदे ने अपने पर्सनल नाम पे भी लिया होगा, बट एज अ प्रोफेशनल वो एक पेमेंट करने का सही तरीका नहीं है अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्लियरली अपना पिन आप किसी को ना बताएं और अनजान मैसेजेस या नंबर पर आपको लेन देन करने से बचना चाहिए। जब भी आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो एक बार वेरीफाई करना आपको बहुत ज़रूरी है कि सही वीपीआई पे आपके पैसे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब यूपीआई स्कैम अगर आपके साथ हो गया है, पता चल गया है आपको समय रहते, क्या करना चाहिए? तुरंत क्या बैंक को कॉल करना चाहिए आपको, क्योंकि पैसे तो आपके रियल टाइम में चले गए हैं? राहुल, तीन काम करने पड़ेंगे जिस इंडिविजुअल के पास। जैसे मैंने बताया, जिस लड़की के साथ ये स्कैम, ये फ्रॉड हुआ, तो व्हाट वी कंसल्टेड टू देम कि सबसे पहले तो आप अपनी जो ब्रांच है, अपने सारे प्रूफ, उनकी चैट या कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपके पास है जिसके ऊपर उन्होंने आपको सोशल इंजीनियरिंग करके आपसे पैसे उड़ाए हैं, इमीडिएटली उन जो भी प्रूफ आपको लगता है आपकी समझ के हिसाब से कि ये चीजें मेरे को बतानी चाहिए, उनको सबको डिटेल को लेकर अपने बैंक मैनेजर को कॉल करके, और जैसे अगर आप एचडीएफसी आईसीआईसी हैं, सबकी एक हेल्पलाइन होती है, वहां पे करके आप एक कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए कि मेरे साथ ये फ्रॉड हो चुका है। अब ज्यादातर लोग इस चीज को करने में टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से जितना आप डिले करते रहेंगे उतना आपका क्लेम थोड़ा जो है वो मुश्किल में रहेगा। तो पहला तो आपने बैंक को करना है, दूसरा आपने आरबीआई को करना है। सो आई थिंक अभी आई एम नॉट एबल टू गेट द नंबर, अगर आप सर्च करेंगे आरबीआई कंप्लेंट हेल्पलाइन, तो वो कंज्यूमर का एक नंबर है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो आप जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा टीवी में ऐड आती है कि आरबीआई कहता है, और आरबीआई उसके अंदर एक नंबर दिया होता है। तो दूसरी जो चीज आपने करनी है, आरबीआई को जरूर उस चीज पे बनाना, और आई थिंक अभी तो मिस कॉल ही देनी होती है, ताकि बैंक वालों को कंफर्म हो जाए कि आपने, जैसे अगर आपने कोई कंप्लेंट की है बैंक के अंदर, तो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, उसी मोबाइल नंबर पे आपको आरबीआई के किसी कंप्लेंट नंबर पे फोन करना है। तीसरी जो चीज है, आपको आपको cybercrime.gov.in पे अपनी वो जो कंप्लेंट है जो आपने एचडीएफसी को दी है और या फिर आपने नजदीकी किसी पुलिस स्टेशन को दी है, और लोग पुलिस स्टेशन में जाने से डरते हैं। अगर आपने पुलिस कंप्लेंट करवाई है तो आपकी जो प्रक्रिया है, ये थोड़ी बैंक के प्रति, जो बैंक जो आपको क्लेम देगा वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कानून की भी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। तो अगर आप वो करवा सकते हो तो आपने अपने बैंक का जो कंप्लेंट किया, जो आपने कंप्लेंट की है पुलिस को, वो एफआईआर नहीं होगी, वो कंप्लेंट होगी। वो कंप्लेंट को आपने cybercrime.gov पे अपलोड कर देना है। ये तीन चीज करने के बाद फिर भी अगर आपको लगता है कि बैंक हमारी नहीं सुन रहा, तो यूजुअली जो हमने देखा है, आप ट्विटर के ऊपर या लिंक्डइन के ऊपर उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन को, और वहां पे ये थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं, बिकॉज एक पब्लिक डोमेन है, प्रोफेशनल डोमेन है, और अगर किसी के पास रियली जेन्युइन उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वहां पे जाके ये समाधान कर किया जा सकता है, बिकॉज दैट बिकम्स देयर रेपुटेशन इशू एट दैट टाइम, अगर एक जेन्युइन इशू है तो ये अगर चार चीजें करते हैं तो आपके पैसे मतलब 99% तक आने की संभावना है। जहां पे अगर आप ये कुछ नहीं करते तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और यूपीआई स्कैम्स और फ्रॉड्स की तमाम जानकारी दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इस पूरी पेशकश से कुछ समझे और अपने पैसों का ख्याल रखें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। इस बीच अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल, और सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। एक्स, फेसबुक, यूट्यूब पर हम लाइव रहते हैं। नए शोज़ भी देखिए और प्लेलिस्ट में जाके पुराने शोज़ भी देखिए। अपने सवाल छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद।